अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सीकर्स। और मैं हूं मोहम्मद सुभान। हम असल में अब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स। हमने ना बेसिक स्टडी करनी थी। सर ये सिंपल एक बेसिक कोर्स नहीं है, इसमें ना बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो आपको कंप्यूटर को मैनेज रखने में मदद देगी। इसके अलावा उसके कोई भी मसाइल हैं उनको सही करने में मदद देगी। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर। ठीक है। सो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, बारकोड, यानी कि जो फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको आप छू सकते हैं या देख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर। अगर मैं इनको सिंपल वर्डिंग में समझाऊँ तो जैसे हमारा जिस्म है, ये हमारा क्या है? पड़ा एक हार्डवेयर। तो जितना भी काम करता है हमारा जिस्म करता है। ठीक है। सो ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय हार्डवेयर। ये बात याद रखनी है, तमाम के तमाम जो फंक्शंस परफॉर्म हो करता है वो हार्डवेयर ही करता है। जिस तरह हम हमारे अंदर एक रूह है जो हमसे वो फंक्शन परफॉर्म करवाती है, तो इस तरह दिमाग हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर है जो उससे वो फंक्शन करवाता है। तो जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे मैं सॉफ्टवेयर का बता दूंगा, लेकिन हार्डवेयर के लिए अगर एक सिंपली वर्डिंग में आप देखना चाहते हैं तो वो एक ऐसे हिस्से हैं पड़े जो काम को करते हैं, करवाता कोई और है लेकिन परफॉर्म वो करते हैं। कीबोर्ड, माउस वगैरह जो चीज़ें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। हार्डवेयर को ना आगे ये दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया जाता है। एक है पेरिफेरल डिवाइसेस, दूसरी है मेन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। आप इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम चलते हैं मेन कंप्यूटिंग डिवाइस। ऑल द डिवाइस विच आर यूज फॉर द कंप्यूटिंग और हेल्प सीपीयू इन कंप्यूटिंग। ठीक है। तमाम की तमाम डिवाइसेस जो या तो कंप्यूटिंग करती हैं या कंप्यूटर की कंप्यूटिंग यानी कोई भी काम करने में मदद देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मेन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिसमें रैम, सीपीयू, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती है। ठीक है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका प्रोसेसर हो गया। ठीक है। और रैम, रोम और हार्ड डिस्क ये सारा आ जाएगा। ऑल द कंपोनेंट विदाउट दोज कंप्यूटर कैन नॉट रन और डू कंप्यूटर आर इंक्लूडेड इन मेन कंप्यूटर। या इसके अलावा बाकी वो तमाम के तमाम कंपोनेंट जिनके बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता या अपना कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, वो भी मेन कंप्यूटिंग डिवाइसिंग में ही आते हैं। ये ऐसी डिवाइस होती हैं जैसे कि प्रोसेसर का काम है थिंक करना, लेकिन उसको स्पेस रखने के लिए रैम की ज़रूरत पड़ती है। रैम में वो अपना डाटा टेम्परेरी तौर पर रखता है। जितना हार्ड डिस्क है वहाँ पर वो अपना परमानेंटली तौर पर डाटा रखता है। तो इस तरह की चीज़ें रोम के अंदर वो अपना वो डाटा रखता है जो उसको स्टार्ट टाइम पे चाहिए होता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती हैं? मेन कंप्यूटिंग डिवाइस। दूसरा है पेरिफेरल डिवाइस। ये वो ऐसी डिवाइस हैं जिनके साथ हमारा मुकम्मल तौर पर रब्ता होता है। पेरिफेरल डिवाइस असल में ऐसे है कि आप कंप्यूटर के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो बातचीत करने के लिए आपका और उसके दरमियान एक रिलेशन होना चाहिए। तो पेरिफेरल डिवाइस वो रिलेशन बनाती हैं। अ पेरिफेरल डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ कंप्यूटर। द पेरिफेरल डिवाइस रेफर टू ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। यानी कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है बड़ी? जो कंप्यूटर में डाटा दाखिल करने या उसमें से आउटपुट हासिल करने के लिए यूज़ होते हैं। इनपुट और आउटपुट मैं बता चुका हूँ। इनपुट जब आप कोई डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं बाहर से, यानी कि आप कुछ बताते हैं उसको, वो इनपुट होती है, और जो कंप्यूटर आपको बताता है वो आउटपुट होती है। तो पेरिफेरल डिवाइस ये दोनों काम करने में मदद है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, एलसीडी, टच स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, ये सारे की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। पेरिफेरल डिवाइस के आगे 3 टाइप्स हैं: इनपुट डिवाइसेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज। यानी कि 3 तरह की होती है, या तो इनपुट डिवाइस होंगी या इनपुट आउटपुट या आउटपुट डिवाइस होंगी। सो इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस है? द डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करने में काम आती हैं वो इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, स्कैनर। ठीक है। इनकी वजह से हम अपना कोई भी बात है वो कंप्यूटर को समझाते हैं, कभी कीबोर्ड पर इंस्ट्रक्शन लिख कर, कभी माउस की मदद से क्लिक्स कर कर, कभी स्कैनर की मदद से इमेज देकर, जॉयस्टिक की मदद से गेम में हम अपनी जो होते हैं आने वाली मूव्स वो बताते हैं, माइक्रोफोन की मदद से हम अपनी आवाज़ को इनपुट करते हैं। तो ये तमाम के तमाम डिवाइस क्या हैं? इनपुट डिवाइस। ये एक्सटर्नली तौर पर कंप्यूटर से अटैच होती हैं और कंप्यूटर की वर्किंग के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आप चाहे तो कीबोर्ड से चला लें कंप्यूटर, चाहे तो माउस से चला लें, वो आपका मसला होता है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। एसिड सच अ डिवाइसेज विच आर इनपुट डिवाइस एंड ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस भी होती हैं और आउटपुट डिवाइस भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी टच स्क्रीन है, वो आपको वीडियो दिखाती भी है और आप उसकी वजह से अपनी इंस्ट्रक्शन भी देते हो, क्लिक्स वगैरह करते हो, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव, आप इसकी वजह से कोई डाटा अपने कंप्यूटर में इन करते हो और इसी की वजह से अपना कोई डाटा कंप्यूटर से बाहर निकालते भी हो। हार्ड डिस्क भी एक वैसे तो मेन कंप्यूटर डिवाइस है, लेकिन एक्सटर्नली तौर पर जब आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तब आप उसमें डाटा इनपुट या आउटपुट करते हो। फ्लैश ड्राइव्स, यूएसबीज, हैंडसेट क्या होते हैं? यानी कि हमारा जो माइक्रोफोन है तो उसमें आप स्पीकर की मदद से आवाज़ सुनते हो और माइक की मदद से आप आवाज़ अंदर इनपुट करते हो। इसके बाद आ जाती है आउटपुट डिवाइस। सो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस हैं जो हमें रिजल्ट शो करती हैं, जो भी आपने प्रोसेसिंग हुई है। जैसे कि
आपने कोई तस्वीर इनपुट की, उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी आउटपुट शो होती है, ठीक है। इसी तरह से जब आप यानी कि प्रिंटर की मदद से कोई पेज प्रिंट करते हो, ठीक है, सो वो हो जाता है। इसी तरह से स्पीकर में से आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सारी की सारी क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। तो ये सारी की सारी कंप्यूटर से अटैच होती हैं और हमें हेल्प देती हैं कंप्यूटर को समझने में, कंप्यूटर से बातचीत करने में, कंप्यूटर से रब्ता रखने में। तो इनको ये सिंपल एक तो नॉलेज था, आपको आगे कंप्यूटर की स्टडीज़ में काम आएगा। अब बेसिकली ना मेरा मकसद था हार्डवेयर के ऊपर बताने का, कि मैं ना अब आपको हार्डवेयर सारा बताता हूँ, अटैच कैसे होता है कंप्यूटर में, कहाँ पर कौन सा हार्डवेयर है, ओपन करके बताता हूँ। और अगर आपको हार्डवेयर में कहीं पर भी यानी कंप्यूटर आपका नहीं चल रहा तो उसमें किस हार्डवेयर का क्या इशू हो सकता है, आपको कैसे पता लगेगा कोई हार्डवेयर ख़राब है। उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिकेशन देखना भी बता देता हूँ कंप्यूटर की, कि कैसे आपको पता लगेगा आपके कंप्यूटर में कितना कितना डाटा इंस्टॉल्ड है पड़ा, मतलब कौन कौन सी ड्राइव्स और क्या क्या इंस्टॉल है और कैसे कैसे आपको आइडिया हो सकता है ये कंप्यूटर किस हद तक वर्क कर सकता है। क्लियर है। सो मैं अब चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, कंप्यूटर को देखते हैं सामने से। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ना थोड़ा हार्डवेयर आपको डायरेक्टली भी बता दूंगा कि क्या क्या है और कैसे कैसे होता है। सो हमारे पास ये पावर सप्लाई सॉकेट होता है। खैर कुछ आपको काफ़ी कुछ तो पता होगा, तो मेरा यही है कि मैं अगर हार्डवेयर के बारे में बता रहा हूँ तो बिल्कुल बिगिनियर लेवल पर ही बताऊँगा, ताकि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम भी देख रहा है तो उसको आइडिया हो जाए। तो ये जो है आपका सबसे पहले पावर सप्लाई सॉकेट होता है, ठीक है, यानी कि पावर देने के, जो पूरे सिस्टम को पावर देता है, ये आ गया। इसको ये जो बटन होता है, अगर आप फर्स्ट वाला आपका कंप्यूटर का बटन नहीं काम करता तो ये होता है अचानक से सप्लाई को रोकने चलाने के लिए, कोई करंट वगैरह उसमें है मौजूद। ये इनपुट ऑडियो और आउटपुट ऑडियो के लिए यानी कि स्पीकर और माइक के लिए मौजूद होती हैं दो। ये आपकी USB पोर्ट्स होती है, नॉर्मली 6 या 8 पोर्ट्स होती है। अच्छा, USB के लिहाज से एक बात बता दूँ, हमारे पास लिखा हुआ था USB 2.0, और लैपटॉप्स कुछ होते हैं जिनके अंदर ना बाकी सारी 2.0 होती है, एक 3.0 होती है। तो वो 3.0 2.0 में यही फ़र्क है कि 2.0 थोड़ी स्लो वर्किंग में होती है और 3.0 से थोड़ा फास्ट वर्क करती है बड़ी। इसी तरह हमारे जो कंप्यूटर में ये जो फ्रंट वाली बैक वाली USBs होती हैं, ये थोड़ा फास्ट वर्क करती हैं और फ्रंट वाली स्लो वर्क करती है। तो जब भी आपने कोई डाटा कॉपी करना हो या कोई चीज़ अटैच करनी हो तो बैक वाली USB पे लगाएं, तो इससे क्या होता है कि जल्दी डाटा कॉपी होता है, क्योंकि जो फ्रंट वाली USBs होती हैं वो मदरबोर्ड के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उससे डाटा स्लो हो जाता है। ये डायरेक्टली मदरबोर्ड पर कनेक्टेड होती हैं, तो इस वजह से इनसे डाटा जल्दी जाता है। तो ये ऊपर जो है हमारा लैन के लिए यानी कि इंटरनेट वगैरह, और उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर 2 या 3 अटैच करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये पोर्ट यूज़ करते हो। ये हमारा VGA वीडियोग्राफिक के लिए है पड़ा सॉकेट। ये नॉर्मली प्रिंटर वगैरह के लिए यूज़ हो जाती है, या बड़े जो फोटो कॉपी मशीन होते हैं उनको साथ कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक आपको दिया गया है एक्सटर्नल साटा, यानी कि आप अगर कंप्यूटर के अंदर नहीं बाहर से कोई हार्ड ड्राइव अटैच करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं। और ये आपकी HDMI है। अच्छा, HDMI के बारे में ये है पड़ा कि HDMI सिंपल आप बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे कि हम ना अगर इसके साथ यहाँ पर कोई LCD अटैच करते हैं तो सिर्फ LCD को डिस्प्ले जाता है, ऑडियो वगैरह नहीं जाती। लेकिन HDMI में ये होता है कि मल्टीमीडिया मुकम्मल तौर पर शेयर होता है, यानी कि आपके यहाँ पर जो ऑडियो चलेगा, अगर आपके LCD में स्पीकर है तो आप HDMI पर जब अटैच करोगे तो आपकी आवाज़ भी उसमें जाएगी और वीडियो भी जाएगी। तो ये HDMI का यूज़ होता है। बाकी इसकी वीडियो क्वालिटी भी कुछ अच्छी होती है और इस तरह काफ़ी सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो ये हमारी बैकवर्ड पर है कुछ। इधर लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो आपके पास एक चार्जर के लिए होता है सॉकेट, ठीक है। बाकी ये सिंपल सारा कुछ ऐसे होता है। USB की तादाद उसमें कम होती है। एक लैन के लिए होता है, उसमें ये दोनों भी नहीं होते। एक सिंपल आपके पास LCD के लिए होता है VGA कार्ड, और दूसरा आपके पास HDMI वगैरह होता है और एक्सटर्नल साटा तकरीबन उसमें होती है, ठीक है। उसमें हमेशा एक USB 3.0 होती है लैपटॉप में, मोस्टली जो है ना थोड़े सही मॉडल्स उसमें 3.0 आपको USB मिलते हैं जो काफ़ी फास्ट वर्क करती है। और इसके अलावा मैं अंदर के बारे में बता देता हूँ। अगर आपकी सप्लाई का मसला होगा ना तो यहाँ पर क्लिक करने पर आपके अंदर ना एक लाइट होती है ऑरेंज कलर की, वो लाइट ऑरेंज कलर की नहीं जलती। अगर आपकी सप्लाई में कोई इशू हो और आपको ना पता लग रहा हो कि क्यों नहीं चल रहा, तो आपको ना यहाँ से अंदर अगर देखने पर ना एक इस साइड पर अंदर ऑरेंज लाइट नज़र आती है। अगर वो ऑरेंज लाइट जल रही है इसका मतलब आपकी सप्लाई से करंट सही जा रहा है, अंदर बोर्ड का मसला है पड़ा। क्लियर है। अब हम बोर्ड अंदर से कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो वो ना सिस्टम थोड़ा सा गंदा है, आपने काफ़ी दिन से ओपन नहीं किया। तो ये हमारी हार्ड ड्राइव आ गई। नॉर्मली SATA ड्राइव लगी होती है बड़े सिस्टम्स के अंदर। ये पावर सप्लाई है पड़ी, ये रैम्स हैं,
अच्छा, रैम की जो वर्किंग वगैरह है, क्या वर्किंग है क्या नहीं है, ये मैं आपको लेक्चर में बता भी चुका हूँ और फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। रैम जो होती है ना, ये आपकी आर्जी तौर पर एक मेमोरी होती है, ठीक है, जो ना जब कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है तो उस टाइम पर ना वो आपकी विंडो का सारा डाटा या सॉफ्टवेयर का डाटा ना अपने अंदर रख लेता है। तो रैम जो होती है ये असल में ना एक समझ लो कंप्यूटर सिर्फ काम को समझ सकता है। जो रैम है, रैम अगर आप एक काम कर रहे हैं, अब आपको मैथ की बुक्स और सारी बुक्स की बुक्स आप इकट्ठा लेकर बैठे होते हैं तो आपको एक स्पेस चाहिए होती है, कम दिमाग सारी बुक्स को इकट्ठा अपने बाहर नहीं रख सकता। तो रैम का काम ये होता है कि आपने जब कोई चीज़ चलानी होती है, फॉर एग्जांपल फिल्म, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो आप उस टाइम पर ना उसका एक हिस्सा देख रहे होते हैं, वो प्रोसेसर के पास होता है। बाकी सारी की सारी मूवी, कोई सॉफ्टवेयर, वो रैम के अंदर पड़ा होता है। तो रैम जितनी ज़्यादा होती है उतना आपका वर्क क्या होता है, फास्ट होता है। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि ना जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो और आपको ना बीप की आवाज़ सुनाई दे, टी टी टी, इस तरह की आवाज़ सुनाई दे और सामने से ऑरेंज लाइट जल रही हो, तो उसका मतलब ये है कि आपकी रैम का इशू है। रैम को निकालें, साफ़ करें और दोबारा लगा कर देखें, ये सॉकेट चेंज करके देखेंगे तो आपका इशू सही हो जाएगा। और अगर ना हो रहा हो तो इसका मतलब है कि आपको रैम चेंज करने की ज़रूरत है। दोबारा बता देता हूँ कि रैम का इशू, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो और बीप की आवाज़ आती है टी टी करके और ऑरेंज लाइट जल रही होती है, तो उस टाइम पर रैम का इशू होता है। निकाल लें, इसको साफ़ कर लें थोड़ा सा, ठीक है, धो लें। धोने का मतलब ये पानी से भी धो सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता, पर यह कि अगर पानी से धोते हैं तो इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें 10-15 मिनट धूप में। नहीं तो पेट्रोल से ब्रश के साथ इसको साफ़ करके दूसरे सॉकेट को भी साफ़ कर दें, ब्रश के साथ लगा दें तो तकरीबन सही हो जाती है रैम। नॉर्मली यही इशू होता है अगर अचानक बंद होगी तो। अच्छा, ये रैम का हो गया। उसके बाद हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव हमारी सिंपल एक मेमोरी की तरह होता है, यानी हम जैसे हमारा दिमाग है तो बहुत सी चीज़ें स्टोर करता है, लेकिन हर टाइम क्या हमारे पास मौजूद होती हैं, नहीं होती। तो हार्ड भी इसी तरह है, यानी कि आप याद तो कर लेते हो चीज़ों को, पर वो आपके दिमाग में स्टोर, हार्ड में स्टोर होती है, पर ब्रेन हर टाइम उनके एक्सेस में नहीं होता। तो जब आपने उस चीज़ को एक्सेस करना होता है तो आप उसको याद करते हो वापस। फॉर एग्जाम्पल मैथ का क्वेश्चन करें तो मैथ के रूल्स आपको वापस याद आ जाते हैं। उस टाइम वो किस में होते हैं, रैम में। लेकिन परमानेंटली वो स्टोर जैसे होते हैं हमारे दिमाग में, वो हार्ड होती है। सो हार्ड ड्राइव जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है, पर नॉर्मल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर कोई नहीं होता। हाँ, आप जब हार्ड ड्राइव की ना ड्राइव्स बनाते हो, अभी जब मैं विंडो ऑन करके आपको समझा दूंगा, थोड़ी चीज़ें उसमें मैं बता दूंगा, तो उसमें जो आपकी सी ड्राइव होती है जिसमें विंडो पड़ी होती है, उसकी मैक्सिमम आपके पास होनी चाहिए पावर। हमारे कंप्यूटर में नॉर्मली 2 से 3 प्रोसेसर फैंस होते हैं जो कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए यूज़ होते हैं। कोर टू डू में 2 से 3 प्रोसेसर होते हैं। आई सीरीज़ में प्रोसेसर की पावर बढ़ जाती है, प्रोसेसर 2 या 3 ही रहते हैं। नॉर्मली हमारा जो कोर टू डू आया था इसका मतलब यही है कि इसके 2 प्रोसेसर होते हैं, एक ये बाहर प्रोसेसर लगा होता है, एक यहाँ होता है, ये आईसी होता है प्रोसेसर, और एक इधर प्रोसेसर जो मेन प्रोसेसर होता है। अब नॉर्मली ना प्रोसेसर के इशू का कैसे पता चलता है, खोल के मैं नहीं दिखाता, खैर प्रोसेसर के इशू कैसे पता लगता है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑन होकर ना अपनी लाइट को ब्लिंक कर रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं दे रहा है, जैसे कि रैम की आवाज़ होती है, इसकी आवाज़ नहीं होती, तो अगर वो ब्लिंक कर रहा है लाइट, ऑन ऑफ कर रहा है, तो उसका मतलब प्रोसेसर का इशू है, या उसमें ये होता है प्रोसेसर ख़राब है, जो नॉर्मली नहीं होता, या फिर उसकी जो वायर्स होती है ना नीचे बारीक बारीक, वो आपस में अटैच हो गई जिसकी वजह से एक इशू होता है, तो वो प्रोसेसर का इशू होता है। इसके अलावा ये हमारी बस होती है, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर को अटैच करती है मुकम्मल, यानी कि सप्लाई से करंट को लेकर पूरे कंप्यूटर की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारी पावर सप्लाई से एक वायर यहाँ आ रही है, एक पावर सप्लाई हमारी डीवीडी में जा रही मतलब हार्ड डिस्क में जाती है। ये हमारी जो तार होती है ये वाली, ये मदरबोर्ड के साथ हार्ड डिस्क को अटैच करती है। डाटा इससे जाता है, लेकिन हार्ड ड्राइव को चलने के लिए जब करंट वगैरह चाहिए होता है तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो पावर केबल है अपनी, ये वाली जो कहाँ से आ रही होती है, वो सप्लाई से आ रही होती है, वो आती है इसके पास, ठीक है। ये हार्ड ड्राइव, ठीक है, इसमें भी एक फ़ैन लगा होता है, नॉर्मली बड़े स्पीसीज़ में होती है। लैपटॉप में छोटी हार्ड लगी होती है, उसके अंदर तो नहीं होता, खैर उसमें डायरेक्टली पीछे सॉकेट्स लगे होते हैं, आप उसमें लगाते हो तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना अटैच हो जाते हैं। एक साटा ड्राइव होती है, एक आटा होती है। आटा बहुत पुरानी है, उसके ना पेंटियम 4-5 में आती थी। ये साटा ड्राइव होती है, इसमें 2 होते हैं सॉकेट। एक सॉकेट होता है करंट के लिए जो बड़े वाला होता है, और छोटा सॉकेट होता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो कि मदरबोर्ड के साथ लगता होता है। ये फ़ैन के लिए अलग से वायर दी हुई थी, अगर फ़ैन होगा तो साथ होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद ये आपकी जो है, मैंने जैसे बताया था पीछे कि ये जो आपकी वायर आ रही है, ये आपके फ्रंट वाले बटन को, ठीक है, और फ्रंट वाली यूएसबीज़ को कंप्यूटर के साथ जोड़ती है। अब खुद देखें, ये जो यूएसबी है पीछे वाली, ये डायरेक्ट मदरबोर्ड पर अटैच है, जबकि ये वाली यूएसबी ये वायर के साथ होकर यहाँ आ रही है। तो इनकी स्पीड स्लो होती है, जबकि इनकी स्पीड फास्ट होती है। ऑब्वियसली उनको थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। ये जो 2 वायर्स हैं, एक डीवीडी के लिए होती है और एक हार्ड डिस्क के लिए, लेकिन आप इनके साथ डीवीडी भी अटैच कर सकते हैं। आपको ये 2 से 3 सॉकेट मिल जाते हैं। 2 यहाँ पर हैं पड़े मेरे पास इधर, और एक ये है पड़ा,
ठीक है। तो 2 या 3 आपको मिलते हैं, आप 2 या 3 हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हैं एट अ टाइम। स्पेस हो आपके पीसी में तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। ये जो सॉकेट्स हैं बड़े, ये आपके ग्राफिक कार्ड और लैन वगैरह, या फॉर एग्जांपल आपका ना कोई सॉकेट ख़राब हो गया, VGA ख़राब हो गया है, या फिर आपका साउंड कार्ड ख़राब हो गया, या इंटरनेट का कार्ड ख़राब हो गया, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर एक्सटर्नली तौर पर एक कार्ड लगवा सकते हैं जिससे आप अपनी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मली जो ये यूज़ होता है ये ग्राफिक कार्ड के लिए यूज़ होता है। ग्राफिक कार्ड जो कि आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। यहाँ पर हमारा प्रोसेसर है और इसका फ़ैन होता है, तो उस फ़ैन का है प्रोसेसर। ये जो सेल है बड़ा, इस सेल का काम क्या होता है? इस सेल का काम होता है कि आपकी जो कंप्यूटर की बायोस होती है, बायोस हमारे कंप्यूटर का एक डाटा होता है जिसमें लिखा होता है कि इनपुट आउटपुट, इन चीज़ों के बारे में लिखा होता है कि कंप्यूटर को स्टार्टअप जब करना होता है ना, अब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हमारी विंडो कहाँ पड़ी है, किस किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, तो वो हमारी बायोस में लिखा होता है। तो बायोस को बिल्कुल अप टू डेट रखने के लिए ये जो सेल होता है ये यूज़ होता है। अगर ये ख़राब भी तो कोई इशू नहीं। हाँ, बागा ये होता है कि आपके कंप्यूटर आवाज़ भी नहीं दे रहा, चल भी नहीं रहा, तो या तो प्रोसेसर का इशू होगा या सेल ख़राब होता है, तो सेल को निकाल देंगे तो कंप्यूटर चल पड़ेगा। इसका लाजमी नहीं होता कंप्यूटर में होना, नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है। बस ये होता है कि आपका टाइम बार बार गलत जो हो जाता है ना, आपके नॉर्मली किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर टाइम बार बार गलत हो जाता है तो वो यही इशू होता है कि उसका ना सेल का मसला होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा बोर्ड ही है। ये आपकी बसेज होती हैं, कुछ बसेज इन द मदर बोर्ड होती हैं, कुछ बाहर से अटैच्ड होती हैं। जो तारें होती हैं इनको हम बसेज ही कहते हैं। ठीक है, जो कि कंप्यूटर से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक डाटा लेकर जाने के लिए यूज़ होती है, या पावर को। ये हमारी जो है ये पावर और डाटा के दोनों के लिए है पड़ी। हमारी जो फ्रंट वाली USB इसको 5 वोल्ट की पावर चाहिए होती है, तो ये जो बस होती है ये वाली, ये उस पावर के लिए है। ये हमारी हार्ड डिस्क से डाटा लेने ले जाने के लिए है। ये USB यानी कि ये सप्लाई से करंट देती है और ये पूरे बोर्ड को करंट देती है बड़ी। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं कैसे कैसे होती हैं, कैसे नहीं चलता, वो मैं आपको बाद में बताता जाऊँगा। सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर इन दोनों को मर्ज करके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैं बताऊँगा कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, बाकी मैं आप कंप्यूटर ऑन करके कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हमारे कंप्यूटर के ना थोड़ा समझ में आ जाएगी चीज़ को लेना कैसे है, उसकी स्पेसिफिकेशन कैसे फाइंड होती हैं, या उनकी स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अब ऑन करके। अच्छा जी, तो ना जैसे अभी हमने पीछे कंप्यूटर को ऑन करके खोल के देखा है, सारा कुछ थोड़ा सा बता दिया। अब ना हम स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मली आप कंप्यूटर लेने जाते हो या फिर कंप्यूटर जब आपके पास आता है लैपटॉप कंप्यूटर, हम ना आइडिया नहीं लगा सकते कि वो कितने का होगा या उसकी वर्किंग के बारे में या कुछ भी। तो सिंपली अगर आप माई कंप्यूटर पर जाकर लेफ़्ट क्लिक करके ये प्रॉपर्टीज़ पर आते हो, आप लोगों में से काफ़ियों को आइडिया होगा, जिनको नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ये विंडो बताई हुई होती है, विंडो कौन सी वर्जन की है और सारा कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर नॉर्मली अगर अच्छी विंडो हुई है तो कंपनी का लोगो आ जाता है, किस कंपनी का है बड़ा। ये मॉडल लिखा हुआ होता है। मेरे पास एक सिंपल कोर टू डू सिस्टम है ऑप्टीप्लेक्स 780। आपके पास जो सिस्टम होगा उसका मॉडल लिखा हुआ आ जाएगा। असल में ये जो मॉडल होता है ये आपके बोर्ड का मॉडल होता है। आपको बाहर से CPU कोई भी नज़र आ सकता है, पर यहाँ पर जो लिखा होता है वो आपका जो मदर बोर्ड होता है उसका मॉडल होता है। उसके अलावा ये नीचे आ जाए प्रोसेसर, ये प्रोसेसर के आगे लिखा हुआ होता है कोर TM2 CPU E8400 3.0 GHz। ये 3.0 GHz उसकी स्पीड है, उसमें से कितनी वो वर्किंग में ले रही है वो आ जाती है। ये उसका मॉडल आया था। जैसे कि आपके पास अगर i5 है, i4, i3, तो उसके आगे ना यहाँ पर एक लिखा होता है नंबर 5300 3400 4800, इस तरह करके ना कोई नंबर लिखा होगा। तो अगर 4800 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो उसका मतलब होगा 4th जनरेशन। अगर 3500 3400 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 3rd जनरेशन। अगर लिखा हुआ है 80 70 100 7000 से अबव है, 5000 से अबव है तो 5th जनरेशन, 6000 से अबव है 6th जनरेशन। ठीक है, तो ये मेरी जनरेशन तो नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास एक सिंपल कोर टू डू सिस्टम है। अगर आप आई सीरीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर सामने यहाँ पर जो नंबर आएगा प्रोसेसर के आगे, वो उसकी जनरेशन होगी। ठीक है, तो वो जनरेशन से आपको आइडिया हो जाता है कि i5 है, साल लिखा होता है i5, और आगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा जनरेशन कौन सी और ये आगे स्पीड होती है। नॉर्मली 3.1 3.2 2 इसी के करीब ही प्रोसेसर होते हैं। ये आपकी रैम आ गई, यहाँ पर लिखे हुए 6 GB इंस्टॉल्ड है पड़ी और 5.84 GB यूजेबल है, क्योंकि थोड़ी सी जो रैम होती है वो बायोस वगैरह में यूज़ हो जाती है, तो आपकी यूजेबल हमेशा कम होती है। सिस्टम टाइप यानी जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 64 बिट है 32 बिट। असल में ये जो बिट होते हैं ये क्या होते हैं, चलें ये मैं ना आपको किसी और मतलब लेक्चर में समझा दूंगा, ये थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। ये 64 बिट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है पड़ा, जो एक होता है 32 बिट, एक 64 बिट। 32 बिट अगर आपकी रैम वगैरह कम है तो आप 32 बिट करते हो। 32 बिट नॉर्मली 1 GB के लिए होता है, और 64 बिट
2 GB और उससे ऊपर आप 64 बिट ही विंडो करते हैं। आगे अगर आपके पास अगर आपके लैपटॉप वगैरह है और वो टच वगैरह है तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ये बाकी नीचे जो है ना, ये कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने जो कंप्यूटर का नंबर नेम दिया था वो आ गया। इसी तरह से ये फुल कंप्यूटर नेम आ गया, वर्क ग्रुप, और यहाँ पर विंडो एक्टिवेटेड। यहाँ पर जो ये लोगो बना हुआ होता है ना, इस अगर यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ तो उसका मतलब आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं है। विंडो एक्टिवेट ना हो तो आप बहुत से फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते। विंडो 10 में तो बहुत से नहीं होते, विंडो 7 में हो जाते हैं, पर वो वर्क एफिशिएंटली नहीं करती। अगर आपकी विंडो एक्टिवेट है तो यहाँ पर उसका बताया हुआ होता है कौन सी प्रोडक्ट आईडी लगी हुई है। प्रोडक्ट आईडी वगैरह क्या होते हैं ये भी आपको मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में। ये आगे हमारे पास ना, ये आगे खड़े हैं बहुत चीज़ें। यहाँ पर ना हम डिवाइस मैनेजर खोलते हैं। मैं आपको डिवाइस मैनेजर का वर्क बताता हूँ। जब ना आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उस टाइम पर ना माउस, कीबोर्ड, साउंड, ये सारी ना एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। तो कंप्यूटर को एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ चलाने के लिए हमेशा एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने कार चलानी है तो आपको एक ड्राइवर चाहिए होता है जो कार चलाता है। इसी तरह हमारी जो ये ड्राइव है, जैसे ये माउस को मैं चला रहा हूँ, कीबोर्ड के ऊपर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, या स्क्रीन के ऊपर ये जो वीडियो आती है या और भी जो भी चीज़ें हैं, माइक वगैरह, कैमरा वगैरह, तो उनके ना ड्राइवर होते हैं जो विंडो के साथ अटैच करके उस चीज़ को चलाने में मदद देते हैं। तो ये सारे ना लिखे हुए हैं कि आपका वो ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। प्रोसेसर को चलाने के लिए भी ड्राइवर होता है जो कि विंडो खुद ही इंस्टॉल कर देती है। USB के लिए, सिस्टम डिवाइस के लिए यहाँ पर आपकी बैटरी अगर वगैरह साथ है तो उसका, डिस्क ड्राइव यानी कि जो मेरे पास हार्ड डिस्क है उसका ड्राइवर, डिस्प्ले अडॉप्टर, ठीक है, यानी कि जो अंदर से ना अटैच VGA केबल जहाँ अटैच है उसका ये लगा हुआ है, कीबोर्ड का, माउस, मोनीटर का, ठीक है। मोनीटर नॉर्मली ना ग्राफिक आप जब यूज़ करते हो तो ग्राफिक के लिए भी आपको करना पड़ता है। यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर होता है। अब यहाँ पर जो मेरा सिंपल ये लगा हुआ है, ये एक सिंपल जो पीछे एक होता है लैन के लिए, इंटरनेट पीछे अटैच करने के लिए, एक नॉर्मली ना वायरलेस के लिए होता है, ठीक है। उसका नंबर मैं भूल गया, मैं कमेंट नीचे बता दूंगा। तो 802.11 इस तरह करके उसका होता है, जो ना आपका वायरलेसली तौर पर यानी कि वाईफाई का होता है ड्राइवर। नॉर्मली वो ड्राइवर ना जब आप लैपटॉप वगैरह पर या कंप्यूटर के साथ वाईफाई डिवाइस अटैच करते हो तो वो करना पड़ता है। ये 2 ड्राइवर हैं। अच्छा, जैसे ये बन के आए खड़े हैं क्वेश्चन मार्क और ये येलो, इसका मतलब है मेरे कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल ये दोनों नहीं है। PCI सीरियल पोर्ट, ये अंदर एक पोर्ट होता है, तो मेरे वर्क में अभी वो नहीं है, तो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। इस तरह से बात होगा, यहाँ आप जब ओपन करेंगे ना विंडो करने के बाद, तो अगर आपकी कोई चीज़ नहीं चल रही, आवाज़ नहीं आ रही स्पीकर पर, या माइक काम नहीं कर रहा, या कोई और इशू है बड़ा, तो आप यहाँ पर ओपन करेंगे डिवाइस मैनेजर में, यहाँ देखेंगे क्या उसका ड्राइवर मौजूद है। अगर नहीं होगा ना तो इस तरह करके बना हुआ आ रहा होगा, ये जैसे है येलो कलर के, और या यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। स्पेसिफिकेशन का भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको पता चलेगा कौन सा जनरेशन है और क्या है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का काम कर रहा है तो उसके लिए मेरे ख्याल में जो बेस्ट कंप्यूटर रहते हैं वो i सीरीज़ में रहते हैं, रैम अच्छी हो। अच्छा, जहाँ हार्ड ड्राइव की बात हो रही तो मैं ये बताया था, जैसे ये जो होती है ना C ड्राइव, जहाँ पर ये लोगो सब बना होता है विंडो का, मैंने विंडो 7 की हुई है, मुझे ये अच्छी लगती है। और आगे आप ड्राइव्स के हिस्से बना रहे थे, क्योंकि जो विंडो होती है ना, आपको जितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा होता है, डाउनलोड आप जो करते हैं वो इसके अंदर आ रहा होता है, फाइल सेव हो रही होती है। तो ये एक मेमोरी अच्छी यानी कि ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। अगर आप विंडो के हार्ड आप 200 GB की लगाओ, 500 की, 1 TB की, कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता। आपका फ़र्क पड़ता है C ड्राइव जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि आपके पास इतनी स्पेस पड़ी होनी चाहिए कि ना और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके और कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि आप 500 GB की हार्ड लगवाएंगे तो कंप्यूटर वर्क करेगा, वो डिपेंड करता है आपका डाटा कितना है आपके पास रखने के लिए। मेरे पास नॉर्मल सा डाटा होता है, मैंने छोटी सी हार्ड लगवाई हुई है। हाँ, ये है कि जो C ड्राइव है जिसके अंदर विंडोज़ के लिए आप 60 GB, 100 GB, जिस तरह के आपके सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसकी तकरीबन 70 GB, 80 GB हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर बहुत से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इसी तरह सिंपल सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, उसके लिए भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको भी C ड्राइव की स्पेस ज़्यादा रखनी चाहिए। बाकी अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप बाकी ड्राइव्स बना लें। कोशिश करें अपना जो ज़रूरी डाटा है वो C ड्राइव यानी कि डाउनलोड्स वगैरह डेस्कटॉप पर ना रखें, उनको आपने रखना तो D ड्राइव में रखें, E या कुछ जितनी भी ड्राइव हैं, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर आप ऑफ करते हो सकता है कि आपकी विंडो करप्ट हो जाए। विंडो करप्ट होने पर ये होता है कि जो डाउनलोड में डाटा होता है, या स्क्रीन पर पड़ा होता है, या C ड्राइव में पड़ा होता है, इधर कहीं पर भी आपका डाटा यहाँ पर पड़ा है, अगर कोई डेस्कटॉप पर पड़ा तो वो आप विंडो करने पर उड़ जाता है। हाँ, D, E, F इसमें कोई पड़ा तो वो उस डाटा को कोई नुकसान नहीं होता। तो ये कुछ मैंने बता दिया, बाकी जैसे सॉफ्टवेयर में बताऊँगा तो कुछ उसमें भी आइडिया दे दूँगा। आपको लेक्चर कैसा लगा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएँ, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो बताएँ, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा नॉलेजेबल लेक्चर्स दिए जाएंगे। शुक्रिया।